कभी आपने सुना होगा एक बयान कि मैं फांसी पर लटक जाऊँगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊँगा। मेरा पूरा परिवार बेशक जेल में सड़ जाए, मैं भाजपा में नहीं जाऊँगा। अब तक आप समझ गए होंगे कि इस वक़्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर। सर, आपका बहुत स्वागत है ऑफ द रिकॉर्ड में। धन्यवाद। सबसे पहले आपको भी बहुत-बहुत आपका बहुत-बहुत आपको शुभकामनाएँ, बधाई कि आप ऑफ द रिकॉर्ड के माध्यम से पूरे झारखंड सहित पूरे देश की जनता को झारखंड के समसामयिक विषयों पर आप अवगत कराते रह रहे हैं। झारखंड के हर एक पहलुओं की जानकारी पूरे राज्यवासियों को, देशवासियों को आपके ऑफ द रिकॉर्ड के माध्यम से प्राप्त हो रही है। मेरी शुभकामनाएँ। सर, सबसे पहला सवाल यही कि टाटा कॉलेज में पढ़ने वाला एक लड़का संत कोलंबस में इतिहास का एक मेधावी छात्र राजनीति में कैसे आ गया? जब उस वक़्त आप पढ़ाई कर रहे थे, क्या मन में था कि राजनीति में जाएँगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर दे दूँ, जो आपने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए भाजपा में नहीं जाऊँगा। मैंने ये कहा कि मैं अपने नीति सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं उस सवाल पर मैं आऊँगा सर। क्योंकि तो पहला आपका जो आपने अभी प्रश्न किया, तो बचपन से ही मेरे अंदर क्योंकि मेरे अंदर वो खून है जिसने इस देश की आज़ादी में एक अहम भूमिका निभाई। हमारे पिता स्वर्गीय कौशल कुमार ठाकुर जी एक महान बड़े स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे। बड़े गिने-चुने स्वतंत्रता सेनानियों में उनकी गिनती होती थी संयुक्त बिहार में। और बड़े-बड़े स्वतंत्रता सेनानियों के साथ बहुत लंबे समय तक विभिन्न कारावासों में भी रहे और स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो उनका उनकी जो सोच, सेवा भावना और लोगों को एक राह दिखाने की जो सोच, वो सारा कुछ हमारे अंदर कूट-कूट कर भरा रहा और उसी से प्रभावित होकर मैं विभिन्न प्रकार से अनेक तरह के संस्थाओं से जुड़कर मैंने समाज सेवा की। सर, झारखंड मुक्ति मोर्चा आपकी पहली पार्टी थी जब आप ज्वाइन किए पॉलिटिक्स में? देखिए, अगर सच्चाई देखा जाए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का मैं बहुत ही सक्रिय रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता के रूप में 89 से सक्रिय था। 89 किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से 88-89 में जुड़ने वाला व्यक्ति यहाँ तक और बीच में परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि मुझे जनता दल में शामिल होना पड़ा। जनता दल में मैं गया। जनता दल मतलब बीपी सिंह वाला? जनता दल, हाँ, बीपी सिंह। हाँ, उसके बाद 95 में फिर राष्ट्रीय जनता दल बन गया। उसके तुरंत बाद तो मैं जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल में भी बड़े पदों पर रहा। मैं जनता दल का नगर अध्यक्ष हुआ करता था चाईबासा का। फिर जब राष्ट्रीय जनता दल बना तो उसमें मैं युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष, बहुत बड़े जिले का सरायकेला खरसावां, चाहे उस समय पश्चिमी सिंहभूम एक जिला था, युवा राष्ट्रीय जनता दल का जिला अध्यक्ष बना। फिर मेन विंग का जिला अध्यक्ष में बना उतने बड़े जिले का। और बाद में कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजती है। मेरे साथ कुछ साजिश रची गई और मैं भी उसका शिकार हुआ उस साजिश का। और पार्टी ने मुझे, पार्टी से उस समय सरकार मुस्लिम बिहार संयुक्त बिहार था, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी, लेकिन मुझे सहयोग नहीं मिला। जबकि मैं पूरी तरह से कहीं से भी जिस मामले में मुझे संलिप्त किया गया था, बताया गया था, कहीं से उसमें दूर उत्तर नहीं था। क्या मामला हुआ था सर संक्षेप में? अब छोड़िए, मामले को छोड़िए, जो मामला भी था पार्टी की ओर से जो होता है वो सहयोग नहीं मिला। तो मैंने उसी समय निर्णय ले लिया था कि मैं फिर पार्टी छोड़ूंगा और समान विचारधारा वाली पार्टी जो पुरानी हमारी पार्टी है, मैं उसमें जाऊंगा। ये मेरा निर्णय था। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी से बहुत ऑफर आया था। इस समय सरकार या राज्य बन चुका था, तो उसके बाद भी बहुत सारे ऑफर आए थे, बहुत सारे ऑफर आए। आपके नाम में मिथिलेश ठाकुर लगा है, जाहिर सी बात है कहीं न कहीं कांग्रेस भाजपा से ऑफर तो आता होगा कि ठाकुर जी आप आइए, आपके जैसे लोगों की पार्टी है। देखिए, मेरे स्वर्गीय पिता स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ
सरकारी सेवा में भी रहे, लेकिन दिल से कट्टर कांग्रेसी थे हमारे पिता। और हम वैसे दलों में कभी नहीं हम जा सकते जो दल समाज को बांटने का काम करते हैं, जाति धर्म में लोगों को बांटने का काम करते हैं। हम हमेशा जब भी राजनीति करेंगे, जब तक राजनीति करेंगे तब तक हम सेकुलर ताकतों के साथ तो रहेंगे। फिर कांग्रेस से क्या परहेज था सर? देखिए, कांग्रेस से मैं बताया तो कांग्रेस में से मेरा कोई, जब हम झारखंड में हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड के लिए सोचती है। झारखंड आंदोलन उस समय चल रहा था जब मैं 89 में था। उस समय झारखंड आंदोलन भी चल रहा था, झारखंड अलग राज्य की मांग भी हो रही थी। हमारे प्रतिनिधि भी यहाँ से बहुत सारे चुनकर लोकसभा विधानसभा में जाते रहे। तो झारखंड के हितों की जो रक्षा करने वाली पार्टी वो झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसके साथ मेरा मतलब उनके नीति सिद्धांतों से मैं प्रभावित था, इसलिए मैं झारखंड मुक्ति कौन सी मोर्चा। ऐसी घटना हुई जो कि आपको झारखंड मुक्ति मोर्चा के सबसे नजदीक लेकर चला आया? देखिए, मेरी दिसुम गुरु से शुरू से सोच ऐसे, अगर देखा जब मतलब मैं जन्म से झारखंड, आज 75 वर्ष हो गए झारखंड में हम लोगों का, अगर पिता के समय से देखा जाए तो मैं झारखंड आंदोलन में भी शामिल हूँ। जिस समय आजसू का गठन हुआ, उस समय बहुत सारे हम लोगों ने बहुत सारे, मैंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के गर्म दल में हम लोग, आजसू के लोग का तेवर हम लोगों ने उस समय बहुत कुछ, हमारे सुर सिंह बेसरा जी आज राजनीतिक हाशिए पर हैं, उनके साथ भी बहुत बार हम लोगों की झड़प हुई। हम लोग बहुत तरह के हम लोग झारखंड गरम दल में थे आप लोग। झारखंड मुक्ति मोर्चा होता, निश्चित रूप से हम लोग उस रूप में हम लोगों ने जब भी कोई कार्यक्रम हुए, जब भी कोई पार्टी का वैसा आंदोलन हुआ, सक्रिय भूमिका हम लोगों ने निभाई। भले ही जेल नहीं गए, बहुत उस समय बहुत बचपन था, बहुत बचपना था, बहुत छोटे थे, जस्ट ग्रेजुएशन किया था जस्ट, और उसके बाद विचारधारा से प्रभावित होकर आए। बीच में कुछ दिनों का भटकाव हुआ, फिर 2001 से कहें तो लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा में है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो सम्मान, जिस परिवार की तरह एक जो झारखंड मुक्ति मोर्चा एक एक कार्यकर्ता को अपने परिवार का सदस्य मानता है, और मुझे जो सम्मान झारखंड मुक्ति मोर्चा में मिला वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के अलावा और कोई दल नहीं दे सकता। यही कारण है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ आजीवन जुड़ा रहने का मेरा। सर, झारखंड मुक्ति मोर्चा में आपको सबसे ज्यादा दिसुम गुरु ने ही प्रभावित किया होगा। मैं शुरू से ही नीति सिद्धांत और दिसुम गुरु का तो खैर उनकी चर्चा तो निश्चित रूप से होनी चाहिए, और आज वो हमारे बीच नहीं है, ये कमी मुझे तो बहुत साल थी, क्योंकि वो जिस तरह से मेरा जो पार्टी के प्रति जो समर्पण था, वो उसको पूरी तरह से वो भापते थे, उसको पूरी तरह से वो समझते थे, और एक सच्चे कार्यकर्ता के रूप में मुझे देखते थे, और हमेशा मेरी बातों पर भी हमेशा उस पर ध्यान देते थे। मुझे लगता है कि लगभग 20-25 साल आपको झारखंड मुक्ति मोर्चा में हो गया। इस बीच में कभी ऐसा वक्त आया जब लगा कि भाई पार्टी बदलनी चाहिए, गलती हो गई हमसे? निश्चित रूप से कभी नहीं, सपने में भी नहीं आया, और ना आएगा आने वाले दिनों में। इतना विश्वास है? इतना विश्वास है। अब देखिए, राजनीति करना, राजनीति सेवा करना, अगर जो इसमें स्वार्थ लोलुपता होगी, जो उनका निजी स्वार्थ होगा, वो इधर से उधर करेंगे। अगर जो निस्वार्थ भाव से राजनीति करेंगे, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अगर पार्टी को मेरी जरूरत नहीं लगेगा कि पार्टी मुझे नहीं रखना चाहती, उससे मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये बैकअप लेकर चलते हैं आप? मैं कहा तो कि राजनीति मेरा व्यवसाय नहीं है। मैं राजनीति पूरी तरह से सेवा भावना से करता हूँ। उसी का परिणाम है कि 3 बार मैं चुनाव हारा हूँ। मात्र 1 बार गढ़वा की जनता ने मुझे जिताया, लेकिन आज भी उसी पूरी तत्परता के साथ और उसी लगन के साथ गढ़वा की जनता के साथ, झारखंड की जनता जो भी मुझे अपनी समस्याएं लेकर आती है, उन समस्याओं के निदान के लिए निरंतर प्रयासरत रहता हूं। और मैं इस बीच में एक चीज और ऐड कर देना चाहता हूँ। मिथिलेश ठाकुर के रांची स्थित आवास पर आज 3 दफे ट्राई करने के बाद इनसे मुलाकात संभव हो पाया। अब भी ये मंत्री नहीं है, लेकिन इनके आवास पर फूल गुलदस्ता लेकर आने वाले लोगों की कमी नहीं है। सर, आदमी कमाया आपने? निश्चित रूप से राजनीति में आदमी ही कमाया जाता है। राजनीति में
आप कहेंगे कि और कुछ, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ। और मैंने इसमें कहें तो बहुत इसमें मैं सौभाग्यशाली हूँ कि एक बार जो लोग मुझसे मिल लेते हैं उन्हें फिर लगता है कि मैं हमेशा हमेशा के लिए हमारे हो जाते हैं। सर ये बीच बीच में जो हवाएं उड़ जाती हैं आपके बारे में कि मिथिलेश ठाकुर बीजेपी में जा रहे हैं, मिथिलेश ठाकुर कांग्रेस में जा रहे हैं, मिथिलेश ठाकुर किसी से मिले दिल्ली में जाकर, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व को नुकसान पहुंचाता है। देखिए, ये सारी चीज़ें मीडिया के माध्यम से और अन्य माध्यमों से फैलाई जाती है मेरे बारे में, बहुत सारे राजनीतिज्ञों के बारे में। लेकिन जो अपने अंदर है, जो अपनी सोच है, उसको तो कोई नहीं बदल सकता। तो जो मेरी जो सोच है मैंने बता दिया। मेरी जहाँ निष्ठा है, वो निष्ठा मुझे नहीं लगता कि इस जन्म में बदलेगी, चाहे कोई भी कुछ कह ले। सर 25 साल का झारखंड हुआ, अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले स्थापना दिवस मनाया गया। सवाल वही कि जो पलामू का इलाका है, पलामू प्रमंडल से बिलोंग करते हैं आप, रांची का पैसा वहां दिखता है आपको? देखिए, अगर आप 2019 के पहले की बात कर रहे हैं तब तो नहीं दिखता था। 2019 के बाद आजा पलामू जाकर आप पलामू की जनता से बात करें, पलामू की जनता खुद मैं गया था पलामू गढ़वा। एक जो जानकारी मैं दे दूं कि गढ़वा में 2019 से पहले की बिजली उत्तर प्रदेश से आती थी, बिहार से भी आती थी। बिहार से भी आती थी। अब जाता है बिजली जाती वहां रांची से, झारखंड से। देखिए, सिर्फ बिजली के मामले में ही नहीं, गढ़वा कहें तो 2019 के पहले तो गढ़वा की अगर प्रॉपर बात करते हैं तो गढ़वा तो 17वीं सदी में गिरा और कोई भी आधारभूत सुविधा नहीं थी। और आज मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि पूरे 24 जिलों में सबसे ज्यादा विकसित जिला। और गढ़वा की एक और खासियत मैं बताता हूँ, अब चीजें बदल गई होगी कि गढ़वा के किसी होटल में जाएंगे तो वहां लिखा होता था कि यहाँ जनरेटर की सुविधा उपलब्ध है। और आज वहाँ ना जनरेटर की जरूरत है, ना इन्वर्टर की जरूरत है, ना पानी के टैंकर की जरूरत है, ना आप लोगों को जर्जर सड़कों पर चलने की जरूरत है, ना अस्पताल में बाहर बाहर जाकर वहाँ इलाज कराने की भी जरूरत है। ऐसे गंभीर बीमारियों में लोगों को जाना पड़ता है। अच्छे वहाँ एक महिला कॉलेज नहीं था, वो महिला कॉलेज आज जाकर बस स्टैंड देख लीजिए, टाउन हॉल देख लीजिए, वहाँ का पार्क देख लीजिए, वहाँ का कलेक्ट्रेट देख लीजिए, वहाँ के इंडोर स्टेडियम देख लीजिए, गढ़वा तो पूरी तरह से कहे तो गढ़वा पूरे मैं कहूंगा दावे के साथ कि पूरे 24 जिलों में सबसे विकसित जिले। सर बीच बीच में जो चीजें आती हैं, कितना पैसा आपने कमाया है, कहाँ कहाँ रखा है, विदेश में अकाउंट है कि नहीं आपका? वो तो दिख ही गया था, मैंने तो कहा था, आप ठीक है उस समय शायद कि मैंने कहा था कि जो हमारे यहाँ राजनीतिक छापेमारी हुई थी उसमें क्या मिला तो सार्वजनिक करना चाहिए, पब्लिक डोमेन में आना चाहिए था, लेकिन कहाँ कुछ। अगर मेरे खाते की जानकारी आपको है तो आप कम से कम बता दें कि मैं भी कुछ अपने आप को धनवान समझ। सर बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े होटल्स, कहीं होटल खरीदा कि नहीं विदेशों में, अन्य राज्यों में, होटल ऑफ मिथिलेश, कॉलेज ऑफ मिथिलेश टाइप का कुछ? कहा तो मैंने कि अगर कहीं है आपकी जानकारी में तो मेरी जानकारी में नहीं है सर। मैं दिल और जिनके भी मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा कि जहाँ जी को भी जानकारी है तो कम से कम मुझे जरूर अवगत करा दे कि मुझे भी लगे कि हाँ मेरी संपत्ति का मालिक हूँ। और जो है वो सामने देखने के लिए सामने दिख सकता है, जो है वो दिख रहा है कि गाड़ियों का शौकीन हूँ। कई बार सर, कई बार मुझे लगता है गाड़ियां तो मैं मान कर भी चलता। बिल्कुल, कई बार मुझे लगता है सर कि आपका जो रहन सहन है, लोगों से खुलकर बातें करना, अच्छे तरीके से रहना, सलीके से रहना, ये लोगों को थोड़ा सा भा जाता है। अब ये देखिए, अपनी अपनी विचारधारा, अपनी सोच है कि मैंने कैसा जीवन शैली बिताना है। तो शुरू से ही तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। मैं तो बहुत शौकीन हूँ ड्रेस का और तरह के अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उसको मतलब एक मेंटेन करके रखने का। और ये सब तो मेरे पिता भी एक अधिकारी थे और अभी भी हम लोग ज्वाइंट फैमिली हैं। जब हम विधायक बने उसके पहले भी मैं अपने कंस्ट्रक्शन कंपनी का डायरेक्टर हुआ करता था। विधायक बनने के पहले, नॉमिनेशन के पहले मैंने 2019 के पहले डायरेक्टरशिप से रिजाइन किया। तो आज भी हमारे भाई हम लोग साथ हैं। तो हम लोग आर्थिक रूप से तो पूरी तरह से अच्छा खासा टर्नओवर भी है, तो आर्थिक रूप से तो हम संपन्न हैं। तो हमें तो इस तरह के
शौक को पूरा करने में किसी तरह की परेशानी होती नहीं। सर, जब पढ़ाई आप कर रहे थे तो परिवार के लोग जो अभी हैं आपके, आपकी धर्मपत्नी, आपके बच्चे, आपके इस राजनीतिक जीवन को लेकर उनके अंदर सेटिस्फैक्शन है, या लगता है कि बेवजह की बदनामी, व्यस्तता, परिवार को वक्त नहीं देना? देखिए, शुरू में तो था लोगों में, और हमारे पत्नी या बच्चों में था, बच्चे तो समझ भी नहीं पाते थे, बच्चे तो लेकिन जब वो देखते हैं मेरी सेवा भावना, और खास करके 2024 के चुनाव में जब उन्होंने देखा मेरी सेवा भावना को, 2019 से 24 जो मैंने किया, और पहली बार हमारी पत्नी बच्चे भी हमारे लिए चुनाव प्रचार किए, और उन्होंने जब देखा वहाँ का विकास, और भले ही जाति धर्म संप्रदाय में बांटकर ये चीजें आपने नहीं ये चुनाव हरा दिया गया, लेकिन आज भी जनता मुझे विकास पुरुष के नाम से कहती है। वहाँ नाम, आज मेरा नाम के आगे विकास पुरुष जुड़ा हुआ है। इससे हमारी पत्नी और हमारी बेटियां, हमारे परिवार के लोग काफी संतुष्ट है, काफी और प्रभावित हैं। मिथिलेश ठाकुर जब राज्य के पेयजल मंत्री थे, तो एक छोटी सी घटना का मैं जिक्र करूंगा, जानकर आपको अच्छा लगेगा। ये अधिकारियों से प्यार भी करते थे, मोहब्बत भी करते थे, और एक हाथ में चाबुक भी रखते थे कि गलती की तो चाबुक भी है। एक छोटी घटना, कोडरमा घाटी में एक काली माँ का एक मंदिर है। पिछले 4 साल से वहां का चापाकल खराब था। मैंने एक अधिकारी से कहा कि चापाकल बनवा दे तो अच्छा होगा, लोगों की मांग है। मैंने कहा कि मैं आपसे बोल के मिथिलेश ठाकुर को बोलूं या फिर आप करवा देंगे? आप विश्वास नहीं करें, 24 घंटे के भीतर वो चापानल ठीक हो गया। अगले ने कहा, अधिकारी मैं नाम नहीं लूंगा, कि आपको मंत्री के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये थी आपकी शक्ति, ये थी आपके काम करने का इकबाल। ये मेरी नज़र सिर्फ, जब मैं मंत्री था तो सिर्फ अपने विभाग पर नहीं, कहीं भी मुझे दिखती थी कमी तो मैं संबंधित अधिकारी, संबंधित विभाग का, आज भी मैं अधिकारियों से जब लगता है कि हाँ ये जनता के लिए जरूरी है, ये झारखंड राज्य के लिए के विकास के लिए एक जरूरी है, तो उन मुद्दों पर मैं अधिकारियों से भी बात करता हूँ, माननीय मंत्रियों से भी बात करता हूँ। और पहले भी जब मैं पेयजल विभाग का मंत्री था, उसके बाद कभी मद्य निषेध का भी थोड़े दिन के लिए, उसके बाद पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद विभाग की भी जिम्मेदारी माननीय हेमंत सोरेन जी ने मुझे दी। तो उन सब विभागों के अलावा भी अन्य विभागों पर भी मैं गवाह हूं। मैं और जहां भी जो शिकायत आती थी पूरे राज्य से, मैं बहुत गंभीरता से उन शिकायतों के निराकरण में मैं अपनी भूमिका निभाता रहा हूं, और आज अभी भी निभाता हूं। मिथिलेश ठाकुर के की एक और खासियत मैं बता देता हूं कि इनके, जब वो मंत्री थे और जब नहीं है तब भी शिक्षा विभाग की कोई शिकायत है, मंत्री मिथिलेश ठाकुर के यहाँ चलिए वो समाधान हो जाएगा। सरकार में नंबर 2 की ये हैसियत रखते थे। सर, मौजूदा जो सरकार है, छप्पर बहुमत मिला, कैसी सरकार दिख रही है आपको? जन सरोकार की सरकार, जनता के लिए समर्पित सरकार, और अभी कुछ सरकार के सामने कुछ परेशानियां हैं। निश्चित रूप से आर्थिक रूप से सरकार अभी उतनी मजबूत नहीं है, फिर भी जनता को जो आधारभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, जनता की जो जरूरतें पूरी होनी चाहिए, उसमें सरकार की ओर से कोई कमी नहीं हो रही है। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में थोड़ी अड़चन आई है, और वो उसके लिए भी राज्य सरकार कहीं से जिम्मेदार नहीं है। केंद्र सरकार जो आज हमारा फेडरल सिस्टम है, फेडरल सिस्टम में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के दोनों के सहयोग से ही जनता के हितों अधिकारों की रक्षा होती है और विकास होता है। तो आज केंद्र सरकार तो निश्चित रूप से सौतेला रवैया अपना रही है। जितने भी विभाग, जो भी कार्य केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से होते हैं, तो केंद्र सरकार अपनी राशि पर कुंडली मारकर बैठी हुई है, चाहे पेयजल विभाग हो, ग्रामीण विकास विभाग जीएसटी का हो, पैसा या कट गया। जीएसटी का पैसा हो, हर तरह से केंद्र सरकार हमारे इस झारखंड की सरकार और झारखंड की जनता के साथ सौतेला व्यवहार करे, इसका दुष्परिणाम तो सर, दिख रहा है। ईडी की छापेमारी में राज्य के मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़ा। मैं इसे शुभ कार्य मानता हूं कि ना वो जेल जाते, ना कल्पना सोरेन जैसी नेत्री का जन्म होता झारखंड की रांची में। अकेले उस महिला ने लोकसभा चुनाव में पूरे झारखंड को नाप दिया। देखिए, जो भी कोई भी काम अगर गलत नियत से किया जाता है, उसका जो जिनकी नियत गलत होती है उनको उसका परिणाम मिलता है। तो नियत गलत था, जिन लोगों ने जेल भिजवाया, उनको इसका अंजाम भुगतना पड़ा, और हमें विपत्ति में संपत्ति मिलना कहा जाएगा।
तो वो एक एसेट के रूप में हमारी नेत्री कल्पना सोरेन जी हमें मिली, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी बहुत जल्द, क्योंकि उनकी कोई कहीं से भी कोई संलिप्तता ऐसे ये में थी नहीं, उन्हें भी बहुत जल्दी जेल से मुक्ति मिली। आज माननीय मुख्यमंत्री क्या भी क्षमता हैं। देखते हैं सर कल्पना सोरेन मुर्मू जी में? उसका शब्दों में वर्णन करना मुश्किल है। मैं कहता हूँ कि सिर्फ झारखंड नहीं, एक भारतवर्ष में अगर कोई ये दिया जाए, अगर ग्रेडिंग हो टॉप तो 10 टॉप 10 में मैं मानता हूँ मेरी ओर से, मतलब उनको उस सूची में शामिल होने में कहीं से भी कोई भी ऐसा मापदंड नहीं है जिसको वो पूरा नहीं करे। मैंने देखा है जब मुख्यमंत्री आवास जाते हैं तो आपके इज्जत प्रतिष्ठा में रत्ती भर भी कमी नहीं आए। मिथिलेश ठाकुर मंत्री नहीं है, चुनाव हारे विधायक हैं। देखिए, ऐसा हमारे दल में ही नहीं है, झारखंड मुक्ति मोर्चा में ही ऐसा नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता से लेकर केंद्रीय अध्यक्ष तक सभी की जिम्मेदारी अलग अलग है, लेकिन सभी को एक समान मिलता है। और आज भी मैं मंत्री नहीं हूँ, पार्टी का एक सिपाही हूँ, पार्टी का एक पदाधिकारी हूँ, और उस नाते पार्टी की ओर से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री की ओर से, सरकार के जो गठबंधन दल के सारे मंत्रीगण हैं, उनसे हर तरह का सर गढ़वा से अयोध्या की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, अयोध्या होकर आ गया। देखिए, हम कोई भी चीज हम दिल से मैं तो कहता हूँ कि इस बात को राजनीतिक ये में नहीं ले जाना चाहता हूँ कि हम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं, गर्व से कहते हैं कि हम सनातनी हैं, बट दिखावे वाले नहीं। हम, मेरे दिल में राम की पूजा होनी चाहिए, दिल में भी राम है, दिल में भी राम है और मुंह में भी राम है। आज जिनके मुंह में राम है और दिल में कपट है, उनसे ये बात कहें। हमारे तो कण-कण में राम बसे हैं, हमेशा जहाँ देखें वहीं राम दिखते हैं। कभी राम के नाम पर वोट नहीं मांगे आप? निश्चित रूप से राम का नाम अपने आराध्य को याद करना होता है। अपने घर परिवार के सुख शांति समृद्धि के लिए हम विभिन्न धर्मों के लोग अपने इष्ट की पूजा अर्चना करते हैं, राजनीति के लिए नहीं, अपने ये के लिए नहीं, लोगों को बांटने के लिए नहीं, अपनी धर्मनिरपेक्षता को कमजोर करने के लिए नहीं सर। इसलिए चाहे 100 बार मुंह की खानी पड़े, ऐसी राजनीति तो हम सर। एक और मैं आपने देखता हूँ कि आप बेशक झारखंड मुक्ति मोर्चा में है, लेकिन किसी दल के प्रति कोई निजी दुश्मनी आपकी नहीं है। कांग्रेस के लोग भी आपको मानते हैं, भाजपा के लोग भी मानते हैं, सपन तिवारी भी आपको बड़े भाई बोलते हैं। देखिए, होनी भी चाहिए। अगर कहा जाए तो स्वच्छ राजनीति की परिभाषा ही यही है कि भले मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होना चाहिए, और विचारधारा अपनी अपनी है। विचारधारा भी ऐसी होनी चाहिए कि ताकि हमारे देश की एकजुटता, अखंडता हमेशा बनी रहे, हमेशा हमारा भाईचारा हमेशा कायम रहे। लेकिन अपने स्वार्थ के लिए अगर इसको भी लोग बांटने का, इसको भी लोग तोड़ने का काम करते हैं, फिर भी व्यक्तिगत रूप से सभी लोगों का मैं सम्मान करता हूँ। जिनको सम्मान देना है उनको सम्मान करता हूँ, और सम्मान मिलता भी है। जिनको प्यार देना उनको प्यार भी देता हूँ, और ये सारे दलों के राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, कल्पना सोरेन जी से राज्य के लिए मिथिलेश ठाकुर जी को कोई 3 चीज मांगनी हो गढ़वा के लिए, क्या होगा पलामू प्रमंडल के लिए? देखिए, मांगूंगा तो राज्य के लिए, और मांगने की जरूरत भी नहीं महसूस हो रही है, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी बहुत तप कर यहाँ पहुंचे हैं। उन्होंने बचपन से देखा है कि कैसे हमारे स्वर्गीय विश्व गुरु शिबू सोरेन जी ने संघर्ष किया, कैसे पिता से वो नहीं मिल पाते थे, महीनों पिता का चेहरा नहीं देख पाते थे, और इन सारी चीजों की गहराई को भी वो समझते थे कि क्यों पिता से नहीं मिल पाते, क्यों झारखंड आंदोलन, झारखंड अलग राज्य की मांग हो रही है, इसके पीछे क्या कारण है। तो अब उसका समाधान पूरी तरह से हो रहा है। आधारभूत संरचनाओं का भी तेजी से विकास हुआ 19 से 24 के बीच में, और जनता की मूलभूत सुविधाएं भी जनता को मिली, चाहे मैया सम्मान हो, अबुआ आवास हो, बिजली फ्री हो, किसानों का लोन माफ हो, सावित्रीबाई फुले योजना हो, और तरह की योजना, सीधा किसान, ये हमारा मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना हो, गुरुजी क्रेडिट कार्ड, हर तरह की जरूरतें जनता की पूरी हो रही है। तो मुझे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक ही कमी खलती है कि केंद्र सरकार
अपना सौतेला रवैया बंद करे और जो हमारा फेडरल सिस्टम है उसका सम्मान करे और झारखंड का जो हक है, जो अधिकार है वो दे। झारखंड सबसे देश के सबसे अव्वल राज्यों की श्रेणी में शुमार होगा माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में। सर, मिथिलेश ठाकुर जी यदि राजनीति में नहीं रहते तो क्या बनते, क्या बनना आपको लगता? देखिए, आपने बड़ा ऐसा प्रश्न किया है, जो मैं दिल की बात कहूँ तो मैं सेंट कोलंबस से मैंने इतिहास। हजारीबाग से मैंने ग्रेजुएशन किया और उस समय वहाँ पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज है। उस समय जब हम लोग कॉलेज के हॉस्टल से जाते थे झंडा चौक, है। वहाँ ट्रेनिंग वाले जो डीएसपी और जो दरोगा लोग, सब इंस्पेक्टर लोग, वो लोग भी आते थे। चाहे पे हम लोग भी जाते थे इधर से कभी कभी। वो लोग जब देखते थे उन लोगों को तो मन में यही शौक होता था, मन में यही होता था कि या तो दरोगा बनना है या डीएसपी बनना है, बस दो चीज, तीसरा कभी मन में नहीं आया। मिथिलेश ठाकुर दरोगा बनना या डीएसपी, दो चीज था कि या तो बीपीएससी के थ्रू, उस समय बीपीएससी था तो डीएसपी हो जाए, थ्रू डीएसपी हो जाए, कि पुलिस की नौकरी कर दी। क्रेज था क्योंकि ट्रेनिंग में देखने जाते थे उन लोगों की। बगल में मटवारी मैदान में ट्रेनिंग होती थी उन लोगों की, मैं तो वहाँ उन लोगों के साथ उन लोगों का पीटी और ये सब होता था, तो वो भी जाते थे, देखते थे, तो बड़ा उस समय बड़ा बहुत ही मतलब लगता था कि एकदम ग्लैमरस लगता था कि बहुत बड़ा यहाँ। तो वो इसलिए जहाँ सेवा इस रूप में करनी थी तो आज बहुत अच्छा लगता है कि राज्य की जनता का सेवा और ईश्वर ने शायद मिथिलेश ठाकुर को, मैं चाहूंगा कि ईश्वर ने सताई बनाया, मिथिलेश ठाकुर 100 साल जिए। ईश्वर ने इनके बॉडी शरीर को वैसा बनाया है कि जब खड़े हो जाते हैं कहीं तो लगता है कि यदि वर्दी होता शरीर पर तो डीएसपी आईपीएस की तरह ही दिखते हैं। सर, तो उस बात का मलाल है कि दरोगा नहीं बन पाए? नहीं, मलाल कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो एक बार कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का भी एग्जाम दिया था, लेकिन बहुत अच्छा नहीं हुआ। किस चीज के लिए? जो सेना के अधिकारी होते हैं शॉर्ट टर्म सर्विस के, एक बार उसमें भी मैं फिर हुआ, एक बार मैं ये के लिए भी, एमबीबीएस के लिए भी, मैंने डॉक्टर बनने के लिए भी एक बार परीक्षा दी। कितना चीज बनना चाहते थे सर आप? ये उस समय तो खैर इंटर के बाद मैंने दिया था और उसके बाद पापा क्या चाहते थे? पापा की तरफ से कोई दबाव नहीं रहता था। पापा हमारे बहुत खुले विचारों के थे, पापा की ओर से कोई दबाव नहीं रहता था। पापा ये चाहते थे कि स्वस्थ रहे। जब हम लोग उस समय बाबा रामदेव जी का और किसी का कोई नाम भी नहीं जानता, उस समय जब हम लोग जाते थे कहीं, हॉस्टल जाते थे या कहीं, तो उनका पहुंच होकर जब उनको प्रणाम करते थे तो आशीर्वाद में पीठ पर उनका मुक्का पड़ता था कि आसन करेगा रहेगा। आसन ये मिलता था, योग करेगा, फिट रहेगा। फिट रहोगे तो सब कुछ कर सकते हो। सर, अंतिम सवाल, बच्चे यदि राजनीति में आना चाहें, मिथिलेश ठाकुर की तरफ बनना चाहें तो आपकी तरफ से स्वागत होगा, ऑब्जेक्शन होगा? मैंने कहा जैसे खुली विचारधारा के हमारे पिताजी थे, वैसी विचारधारा मेरी भी है। बच्चे जिस फील्ड में जाना चाहिए, मेरी ओर से किसी तरह कोई रोक नहीं उनको अपना करियर बनाने के लिए। और समाज सेवा में कहना चाहे, मैं राजनीति नहीं करता, मैं तो सेवा करता हूँ। राजनीति को राजनीतिक सेवा है। और एक सवाल छूट गया जो मैंने शुरुआत में कहा था इंट्रो में कि मर जाऊंगा भाजपा में जाऊंगा, क्या था मामला सर? मेरा यह था कि नीति सिद्धांतों को समझौता नहीं करूंगा और भाजपा भी जिस दिन विचारधारा बदल लेगी अपनी, भाजपा भी जिस दिन सेक्युलर हो जाएगी, भाजपा आज भले ही सत्ता के लिए जिस तरह का ये अपना रही हो, लेकिन बहुत लंबा भविष्य नहीं है। जनता ये चीज बहुत जल्दी समझ जाएगी। अभी भी जनता नहीं समझ पा रही किस तरह से फूट डालो राज करो की नीति अपना रही, किस तरह से जाति धर्म में लोगों को भाई से लड़ा रही है। तो ये सारी चीजें तो मेरा कॉन्शियस तो अलाउ नहीं करता है। इसलिए मैंने कहा कि चाहे कितना भी दबाव पड़ जाए, मैं वैसे दल में नहीं जाऊंगा कि जो समाज को कमजोर करता हो, जो हमारी एकजुटता अखंडता में बाधक हो। अगर मान लीजिए कि अगर हम हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने लगे तो कहीं से भी मैं नहीं समझता हूँ कि ये देश के लिए हितकारी। सर, अभी मुख्यमंत्री आवाज आते हैं, दिसम गुरु को नहीं देख पाते होंगे, टीस होती होगी सीने में? मैं निरंतर, दिसम गुरु जी तो मराबादी में अलग आवास में रहते थे। बिल्कुल सर। मैं निरंतर जाता था और ऐसे समय में कि जब कोई नहीं हो, मैं पता करके कि जब उस समय जाकर गुरु जी से थोड़ा बहुत
आत्मीय बात और उनका आशीर्वाद मिलता था, बैठते थे उनके साथ थोड़ी देर तो बहुत सुकून मिलता था। अभी भी जाता हूँ, लेकिन गुरुजी जब वहाँ नहीं दिखते हैं तो थोड़ा तो दिल को टीस होता है, लगता है गुरुजी को भी होना चाहिए था। और समय ईश्वर ने उन्हें अपने पास बुला लिया। उनके सपनों का झारखंड अगर बन रहा था, कि शुरुआत 2019 में हुई थी, अगर वो और 5 साल रहते तो उनकी आत्मा को बहुत 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 संतुष्टि मिली। लेकिन शिबू सोरेन की आत्मा जहां कहीं भी होगा, इस बात उनका सुकून मिला होगा कि उन्होंने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया है जो दिखावे से दूर है, बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति, और उनके सपनों को पूरा कर रहा है, जो जिस उद्देश्य से इस राज्य का निर्माण हुआ था। और 19 साल तक उस उद्देश्य से भटक गया था ये राज्य, आज पटरी पर आ गया है और बहुत जल्द बहुत तेजी से दौड़ने लगेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और गुरु जी की आत्मा को इसका बहुत सुकून, बहुत शांति मिलेगी, क्योंकि गुरु जी की सोच ही यही थी, अलग राज्य लेकर राज्य का मंत्री बनना, मुख्यमंत्री बनना, ये गुरु जी ने कल्पना नहीं की थी। गुरु जी जानते थे कि कभी भी मेरी मौत हो सकती है, कभी मुझे गोलियों का शिकार होना पड़ सकता है। उन्हें उनके अंदर टिस था, उनके अंदर राज्य की जनता की जो बदहाली थी उसका टिस था कि जब तक अलग राज्य नहीं लेंगे हम राज्य की जनता को उनका हक अधिकार नहीं दिला सकते। और सर कोई सलाह प्रतिपक्ष को, झारखंड प्रतिपक्ष रोज ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। देखिए, प्रतिपक्ष में मुझसे बहुत सीनियर लीडर्स हैं, और लेकिन जिस तरह से आज प्रतिपक्ष कुछ भूमिका में होना चाहिए, नहीं, कुछ भूमिका में नहीं है, सिर्फ अनर्गल बयानबाजी, क्योंकि ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि जब मुद्दे उनके पास होंगे तभी कुछ बोले। कोई मुद्दा ही नहीं छोड़ा जा रहा है उनके लिए, तो ये अनर्गल आरोप, अनर्गल बयानबाजी, यही उनका राजनीति रह गया है। इसी पर अपनी राजनीति रोटी ये सेक रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए विपक्ष को, और जो उचित सलाह है वो सरकार को देना चाहिए, जिसका लाभ झारखंड की जनता को मिल सके, इस राज्य को मिल सके, झारखंड की जनता को उनका हक अधिकार मिल सके और इस राज्य का विकास हो। सर, यदि कोई सवाल आप पूछना चाहें और आप ही उत्तर देना चाहिए, जो सवाल मुझसे छूट गया हो, कोई ऐसा जहन में सवाल आ रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अभी तो सारा कुछ कहीं कुछ छोड़ा ही नहीं कि मैं बताऊं, मैं पूछूं, ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा। फिर अगली बार जब होगा तो निश्चित हो जाएगा। ये थे हमारे साथ मिथिलेश ठाकुर, झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता, राज्य के पूर्व मंत्री। ये परिचय सिर्फ छोटा है, इनका पूरा परिचय यह है कि यह सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक अपने रांची स्थित आवास पर जब कभी रहते हैं, लोगों के रुदक रहते हैं। और गढ़वा में बेशक ये चुनाव हार गए हैं, लेकिन रविन्द्रनाथ ठाकुर ने किताब में कहा है कि वह व्यक्ति जो हारने के बाद बैठ जाए उसको हारा हुआ समझिए। यदि कोई व्यक्ति हार जाता है और कोशिश जारी रखता है, उसे जीता हुआ व्यक्ति समझिए। मिथिलेश ठाकुर को ईश्वर लंबी आयु दे, ये 100 साल जिए, इसी कामना के साथ ऑफ द रिकॉर्ड के लिए सहयोगी विक्की के साथ अजय लाल।